वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पट्टम पूची। इसका मतलब है बटरफ्लाई, तितली। उसी तरह एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। एक सीरियल किलर मर्डर्स क्यों करता आ रहा है, फांसी की सजा से वो कैसे बच गया। और भाई साहब सच में मूवी में जय की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। खैर कहानी बहुत ही लंबी है, वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फ्रॉम इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1989 एक जेल से। मतलब इस मूवी की कहानी 1989 के दरमियान में होती है। उस जेल में सुधाकर नाम का एक बंदा एक मर्डर केस में अपनी सजा काट रहा होता है। इसको फांसी की सजा भी मिल चुकी होती है। आखिरी ख्वाहिश के तौर पर सुधाकर रिपोर्टर विजय लक्ष्मी से मुलाकात करने की विश करता है। पुलिस वाले विजय लक्ष्मी को सुधाकर के पास लाते हैं। विजय सुधाकर से पूछने लगती है कि तुमने इस्माइल की हत्या की, आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? शायद तुमने गलत रिपोर्टर को चुना। सुधाकर कहने लगता है, नहीं मैडम, आपने मुझे गलत समझा। मैं एक्चुअली इस्माइल को मारा ही नहीं। मैं 7 लोगों की हत्या कर चुके सीरियल किलर पट्टम पूची हूँ। अगर मैं मर गया तो एक सीरियल किलर की तरह पट्टम पूची की तरह मरना होगा मुझे। लेकिन मुझे तो उस गुनाह की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो ये रखिए। ऐसा कहते हुए सुधाकर विजय को चोरी चुपके एक पेपर उसके हाथ में थमा देता है। कहने लगता है कि आप इस पेपर को अपने ऑफिस में जाकर ओपन करना। खैर विजय अपने ऑफिस जाकर जब उस पेपर को ओपन करती है, उसमें एक बटरफ्लाई की डायग्राम होती है। विजय और विजय के ऑफिस वाले फौरन पुराने न्यूज़पेपर्स को चेक करने लगते हैं। सारे न्यूज़पेपर्स को चेक करने पर यह बात पता चलती है कि पास्ट में एक सीरियल किलर ने कुछ हत्याएं की थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी के पास ऐसी एक बटरफ्लाई की डायग्राम ड्रॉ किया था। इसीलिए मीडिया वाले उस सीरियल किलर को ये नाम रखा पट्टम पूची। और सच में पास्ट में सुधाकर ने उन 7 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है और उनके ही खून से बगल में बटरफ्लाई की डायग्राम डाला करता था। खैर उसके बाद मीडिया वाले ये बात कोर्ट को आके बताते हैं कि सुधाकर का ये कहना है कि यही पट्टम पूची है जो 7 लोगों की हत्या की। आर्गुमेंट के दौरान लॉयर कहने लगती है कि जब से सुधाकर जेल गया तब से ऐसे कोई भी किलिंग्स नहीं हुए। शायद सुधाकर जो कह रहा है वही सच है। सारे दलीलें सुनने के बाद जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि पहले पुलिस वाले इस पट्टम पूची के केस को सॉल्व करे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, पता करे क्या सच में सुधाकर पट्टम पूची है या नहीं। तब तक सुधाकर को फांसी की सजा रोक दी जाएगी और 30 दिनों के अंदर इस केस का रिजल्ट कोर्ट में पेश करना होगा। एक्चुअली सच में सुधाकर ने इस्माइल का कत्ल नहीं किया था। वो तो बस उस रास्ते से जा रहा था, सुधाकर फंस गया। एक बंदे ने सुधाकर को इस केस में फंसा दिया। उसके बाद डीएसपी कुमारन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाकर इसको पट्टम पूची का केस सौंपता है। कहने लगता है कि तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सारे सबूत स्टेटमेंट सुधाकर ही बताएगा। कुमारन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद कुमारन सुधाकर से मिलने के लिए जेल जाता है। पूछने लगता है कि तुमने उन 7 लोगों को क्यों मारा, कैसे मारा, किससे मारा, डेड बॉडीज का क्या किया। सुधाकर कहने लगता है कि मैं ये सारी बातें सिर्फ विजय लक्ष्मी को ही बताऊंगा, किसी डरपोक पुलिस वाले को नहीं। सुधाकर ने कुमारन को डरपोक क्यों कहा ये आपको आगे पता चलेगा। खैर उसके बाद कुमारन विजय लक्ष्मी के पास आकर यही बात बताता है कि सुधाकर सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। एक्चुअली कुमारन और विजय लक्ष्मी ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कुमारन की बात मानकर विजय सुधाकर के पास आती है। पूछने लगती है कि तुमने उन 7 लोगों को इतना बेरहमी से क्यों मारा। सुधाकर कहने लगता है कि मैडम उन 7 लोगों के बारे में तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन मैं आपको एक और मर्डर के बारे में बताना चाहता हूँ। विजय पूछने लगती है क्या तुमने एक और मर्डर किया। सुधाकर कहने लगता है एक्चुअली वो 8वां नहीं बल्कि मेरा पहला मर्डर है। मैं तो उसे हत्या तो नहीं कहूँगा, मेरे हेल्थ इश्यू का एक क्यूर है वो। खुद का ट्रीटमेंट करने के लिए तभी से मैं हत्याएं करने लगा। विजय पूछने लगती है कि तुमको क्या हेल्थ इश्यूज है। सुधाकर कहने लगता है कि मुझे टोरेटो सिंड्रोम है। मतलब सुधाकर का राइट हैंड और सर अचानक से मूव होता रहता है। जो भी ये काम करता जब जब इसको झटके मिलते रहते हैं, अचानक से इसका हाथ और सर डगमगाने लगता है। सुधाकर कहने लगता है कि बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है। बचपन में मेरा बाप, मेरी माँ और मुझे बहुत टॉर्चर किया करता था और सेक्सुअली अब्यूज भी। एक दिन इस टॉर्चर को ना सहते हुए मेरी माँ कुएं में कूद के अपनी जान दे दी, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा बाप छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता पीटता रहा, बहुत टॉर्चर किया करता था। खैर सुधाकर को पेंटिंग्स ड्रॉ करना बहुत पसंद होता है। जब सुधाकर बड़ा हुआ, सुधाकर ने अपने पेंटिंग्स को ड्रॉ करके अपने घर में ही एग्जीबिशन को रखा। सारे लोगों को बुलाया, लेकिन किसी को भी इसके पेंटिंग्स पसंद नहीं आए क्योंकि इसका हाथ हिल रहा था ना।
ये देखकर सुधाकर का फादर सुधाकर को और जलील करने लगता है कि तुम कुछ भी नहीं, तुम एक फालतू इंसान हो। और जब सुधाकर अपने सारे पेंटिंग्स को अपने घर से निकाल फेंक रहा होता है, तभी उस घर को एक लड़की आती है। सुधाकर के पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करती है। देखते ही देखते सुधाकर और उस लड़की में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुधाकर उस लड़की को अपनी गाड़ी में उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते के दौरान सुधाकर का हाथ और सर लड़खड़ाने लगता है। दोबारा इसको दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब यह बात सुधाकर के फादर को पता चलती है, सुधाकर का फादर सुधाकर को बहुत मारने पीटने लगता है। बर्दाश्त ना करते हुए पहली बार सुधाकर अपने फादर का सामना करता है, उल्टा अपने फादर को मारता है। सर पर वार करके अपने फादर को मार ही देता है। और जब सुधाकर उस ब्लड को देखता है, फौरन इसका हाथ लड़खड़ाना बंद हो जाता है। तभी सुधाकर अपने फादर के ब्लड से एक अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ करता है। मतलब इसका हाथ स्टेबल रहता है, इसके कंट्रोल में होता है। मेरे बाप के मरने से ही वो पट्टमपूची सीरियल किलर जन्म हुआ। विजय पूछने लगती है कि तुम्हारे फादर को मारने के बाद उस लाश को क्या किया। सुधाकर बहुत ही सुकून से कहने लगता है कि मैडम, मेरा बाप एक जहरीला कीड़ा है। अगर उसे दफना दिया तो एक जहरीला पेड़ बनेगा, अगर उसे जला दिया जाए तो उसका जहर हवा में फैलेगा। इसीलिए मैंने अपने बाप की डेड बॉडी को खुद खा लिया। इसकी जात का। यह सुनने के बाद विजय वॉमिटिंग्स करते हुए बाहर चली जाती है। खैर, कुमारन की फैमिली ना होने की वजह से कुमारन अपने कांस्टेबल फर्नांडिस की बेटी को अपनी बेटी मान रहा होता है। फर्नांडिस की बेटी को बातें नहीं आती। और उसी तरह विजय की भी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गीता। एक दिन विजय कुमारन के फादर के पास आकर कुमारन की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। कुमारन का फादर बताने लगता है कि कुछ सालों पहले कुमारन ने एक बंदे के केस को डील कर रहा था। उस बंदे को सजा दिलवाई या उस बंदे का बिजनेस बंद करवाया, जिसकी वजह से वो बंदा कुमारन को मारने के लिए उसकी गाड़ी में बॉम्ब फिट करता है। रास्ते के दौरान कुमारन अपनी कार में उस बॉम्ब को देख लेता है, क्योंकि पुराने जमाने के बॉम्ब्स थे ना, टिटिक टिटिक की आवाजें आती थी। जब कुमारन अपनी कार से दूर जाता है, तभी कुमारन अपनी कार में अपनी बेटी को देखता है, जो अपने फादर कुमारन को बर्थडे गिफ्ट सरप्राइजिंग देना चाहती थी। तभी वो गाड़ी फट के इसकी बेटी की मौत हो जाती है। उसके बाद अपनी बेटी का मौत का गम ना सहते हुए कुमारन की बीवी आत्महत्या कर लेती है। जब से लेते हुए कुमारन जब कभी भी एम्बुलेंस की आवाज या तो आग को देखता है तो इसको दौरे पड़ने लगते हैं, इसकी तबीयत खराब होती है। अब विजयलक्ष्मी के बारे में बात करें तो इसकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन डिवोर्स हो चुका है। कुमारन का फादर ये चाहता है कि कुमारन और विजय ये दोनों दोबारा शादी कर ले। ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते ही है। विजय इसके लिए ओके कह देती है। खैर, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुमारन और विजय को ये बात पता चलती है कि स्पेशली सुधाकर उन लोगों को मारा जो अपने फादर के करीब थे, अपने फादर की मदद से कुछ न कुछ अचीव किया था। शायद सुधाकर को ईर्ष्या थी कि इसको भी उन जैसा फादर नहीं मिला, इसीलिए सुधाकर उन सारे बच्चों को मार दिया। खैर, उसके बाद कुमारन सुधाकर के पास जाकर ये पूछने लगता है कि तुमने उन 7 लोगों को कैसे मारा। सुधाकर कुमारन के सामने एक डील रखता है कि मैं तुमको ऐसे नहीं बता सकता, पहले मुझे इस जेल से बाहर ले जाओ, मैं प्लेसेस, वेपन्स, सारा सब कुछ तुमको दिखा दूंगा। मैंने मरे हुए लोगों के बालों से ब्रशेस बनाया, उन्हीं ब्रशेस से उनके ही खून से पेंटिंग्स ड्रा की, वो सारे पेंटिंग्स भी मैं तुमको दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद कुमारन पहले तो मना करने लगता है कि तुमको बाहर लाने के लिए प्रोटोकॉल्स नहीं मानेंगे, लेकिन कुमारन एक जुगाड़ के बारे में सोचता है। सुधाकर को ओके कह देता है कि कल मैं तुमको जेल से बाहर ले जाऊंगा। उसके बाद कांस्टेबल फर्नांडिस कुमारन से पूछने लगता है कि सर, आप ये रिस्क क्यों ले रहे हो? आप जानते हो ना वो एक सीरियल किलर है, जेल से बाहर आने के लिए वो कुछ भी बहाने बना सकता है। कुमारन कहने लगता है कि हम किसी भी सीरियल किलर के बारे में सारे डिटेल्स मीडिया को नहीं बताते। सेम इस पट्टमपूची के केस में भी ऐसा ही है। अब देखो सुधाकर ने क्या कहा कि उसने लोगों को मार के उन्हीं के हेड से ब्रशेस बनाया। ये सिर्फ हम पुलिस वालों को ही पता है। सुधाकर ने इस बात को पुख्ता यकीन के साथ कहा। सो सुधाकर ही पट्टमपूची हो सकता है, लेकिन फर्नांडिस उसके रिलेटेड सबूत भी होना चाहिए, तभी हम उसे पट्टमपूची प्रूव कर सकते हैं। और वो सबूत कहाँ पर है ये सिर्फ सुधाकर ही जानता है। खैर, दूसरे दिन सुधाकर जानबूझ के अपने हाथ को जख्मी कर लेता है, जिसकी वजह से सुधाकर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ कुमारन का प्लान होता है। सुधाकर को फर्नांडिस की ड्रेस पहनाकर उसे यहाँ से ले जाता है। जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, तभी ये गैंग इन दोनों पर हमला करती है। स्पेशली ये लोग सुधाकर को मारने की कोशिश करते रहते हैं। कुमारन सुधाकर को बचाते रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग कोई रोडीज नहीं थे, वो तो विक्टिम्स के फादर्स थे। कुमारन उन लोगों को डरा धमकाकर वहाँ से भेज देता है। ये देखकर सुधाकर कुमारन से कहने लगता है
कि सर अगर मैं जेल से बाहर रहा तो ये लोग मुझे पक्का मार देंगे, प्लीज मुझे वापस जेल ले चलो। तो कुमारन उसी तरह से सुधाकर को दोबारा जेल लाता है। जेल में लाने के बाद कुमारन सुधाकर से कहने लगता है कि कल मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा, उन सातों के बारे में तुम बताओ मुझे। सुधाकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि सर यह पट्टमपुची सीरियल किलर जल्द ही इस जेल से बाहर जाने वाला है, उड़ जाएगा। यह सुनने के बाद कुमारन सोचने लगता है कि सुधाकर ने ऐसा क्यों कहा। खैर उसी रात जब कुमारन अपने घर आता है तो कुमारन को यह बात पता चलती है कि सिटी में एक और हत्या हुई, और वो भी पट्टमपुची के स्टाइल में ही। कुमारन फौरन क्राइम स्पॉट जाता है। वहाँ पर सच में एक बंदे की लाश होती है और उसके बगल में बटरफ्लाई की पेंटिंग। कुमारन समझने लगता है कि ये मर्डर सुधाकर ने ही किया होगा। मतलब आज जब कुमारन उन लोगों से फाइट कर रहा था, मौका देखकर सुधाकर इस बंदे के पास आकर उसको मार दिया। और एक्चुअली ये बंदा और कोई नहीं, असली इस्माइल का कातिल। इसी बंदे ने सुधाकर को इस्माइल के मर्डर केस में फंसाया था। इसीलिए सुधाकर ने इस बंदे को मार के इसके बगल में तितली की पेंटिंग ड्रॉ करके दोबारा कुमारन के पास आ गया इन टाइम। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डीएसपी आता है। कुमारन से कहने लगता है कि लाश को देखकर पता चलता है कि यह मर्डर भी पट्टमपुची ने किया, जिसका मतलब सुधाकर असली पट्टमपुची नहीं है। सुधाकर ने अपनी फांसी की सजा डिले करवाने के लिए पुलिस के साथ ये खेल खेला होगा। कुमारन कहने लगता है कि सर मैंने आपसे एक सच छुपाया, सो आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बात डीएसपी को बताता है। यह सुनने के बाद डीएसपी कुमारन को डांटते हुए कहने लगता है कि तुमने कितना बड़ा कांड किया, इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, इस चीज को भूल ही जाओ। वैसे भी सुधाकर को फांसी की सजा होने वाली है। खैर डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स भी यही कहने लगते हैं कि ये मर्डर भी पट्टमपुची ने किया। ये जानने के बाद डीएसपी कुमारन को इस केस से हटवाकर गुना नाम के एक पुलिस ऑफिसर को सौंप देता है। इसी दरमियान में सुधाकर का केस कोर्ट में आता है। लॉयर जज से कहने लगता है कि सर ये सुधाकर पट्टमपुची नहीं है, क्योंकि सुधाकर जेल में होने के बावजूद भी एक और उसी स्टाइल में हत्या हुई। सुधाकर को बचपन से ही टोरेटो सिंड्रोम नाम का एक डिजीज है। जज को उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। सो जज साहब ऐसी हालत में सुधाकर पेंटिंग ड्रॉ करना इम्पॉसिबल, क्योंकि बीच बीच में इसका हाथ अचानक से हिल जाता है। सुधाकर ना ही पेंटिंग ड्रॉ कर सकता है ना ही मर्डर। सुधाकर सिर्फ अपने फांसी की सजा डिले करवाने के लिए मीडिया के सामने ये कहा कि यही पट्टमपुची है। जज सुधाकर से पूछने लगता है क्या ये सब कुछ सच है। सुधाकर कहने लगता है हाँ जज साहब ये सब कुछ सच है। मैं ब्रश को ही अपने सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकता, मैं उन सातों लोगों को मारा भी नहीं, उसी तरह मैं इस्माइल को भी नहीं मारा। अब कुमारन पहले से ही जानता था कि सुधाकर कोर्ट में जाने के बाद कुछ ऐसा ही प्लान करेगा। इसके प्लान को चौपट करने के लिए कुमारन एक कांस्टेबल के हाथ लॉयर को एक पेपर देने के लिए कहता है, और उस पेपर में बटरफ्लाई की फोटो होती है। मतलब यही पेपर सुधाकर विजयलक्ष्मी को दिया था। लॉयर सुधाकर से कहने लगती है कि ये पेपर वही पेपर है सुधाकर जो तुमने विजयलक्ष्मी को दिया था। तुमने ड्रा की हुई बटरफ्लाई और पट्टमपुची की बटरफ्लाई सेम है, तुम इस पेंटिंग को कैसे ड्रॉ किया। सुधाकर कहने लगता है कि सर अगर मैं लोगों को कहूँ कि मैं ही पट्टमपुची हूँ तो कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए मैं 2 साल से मेरे लेफ्ट हैंड से बटरफ्लाई की पेंटिंग ड्रॉ करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। ऐसा कहते हुए सुधाकर अपने लेफ्ट हैंड से एक बटरफ्लाई ड्रॉ करके दिखाता है जज को। तभी एक आर्टिस्ट इन दोनों पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करके जज से कहने लगता है कि जज साहब ये दोनों पेंटिंग्स लेफ्ट हैंड से ही ड्रॉ किया है, पट्टमपुची की पेंटिंग्स राइट हैंड से ड्रॉ किया। सो सारे दलीलें सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाता है कि हालांकि सुधाकर एक राइट हैंड है लेकिन ये अपना राइट हैंड यूज नहीं कर सकता। सो सुधाकर ने उन सातों की हत्या नहीं की। लेकिन जब तक पुलिस वाले सही पट्टमपुची को नहीं पकड़ लेते तब तक सुधाकर दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर साइन करना होगा, हाजिरी देनी होगी। ऐसा कहकर सुधाकर को रिहा कर देते हैं। उसके बाद कुमारन डीएसपी के पास जाकर पट्टमपुची का केस दोबारा इसके हाथ देने की रिक्वेस्ट करते रहता है, लेकिन डीएसपी मानता नहीं। दूसरी तरफ सुधाकर अपनी फेवरेट प्लेस आता है जहाँ पर इसने हत्याएं की थी। यहाँ आने के बाद अपने खजाने का पिटारा खोलता है जिसमें मर्डर वेपन्स, ब्रशेस वगैरह होते हैं। इन सारी चीजों को देखकर हंसने लगता है, झूमने लगता है, नाचने लगता है। खैर दूसरे दिन सुधाकर साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। कांस्टेबल फर्नांडिस सुधाकर की जम के बेइज्जती करने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसके हाथ टॉयलेट साफ करवाता है। गुस्से में आकर सुधाकर फर्नांडिस की बेटी की स्कूल जाता है उसकी बेटी को किडनैप करने के लिए। सुधाकर फर्नांडिस की बेटी को बहला फुसलाकर अपने पास बुला ही लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर फर्नांडिस आ जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। इसी चक्कर में सुधाकर फर्नांडिस को मार देता है। जब ये बात कुमारन को पता चलती है, कुमारन सुधाकर के पास जाकर उसे बहुत मारने पीटने लगता है, वार्निंग देने लगता है कि मुझे पता है कि फर्नांडिस को तुमने ही मारा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं।
उसी रात कुमारन का फादर कुमारन से कहने लगता है कि तुम विजयलक्ष्मी को हमारे घर ले आओ। तुमसे बदला लेने के लिए शायद सुधाकर विजय को हमला कर सकता है। लेकिन जब तक कुमारन विजय के घर जाता, सुधाकर विजय को किडनैप कर चुका होता है। वहाँ से सुधाकर कुमारन के घर आकर उसके फादर को भी किडनैप कर लेता है। कुमारन जब विजय के घर आता है, वहाँ पर विजय की बेटी होती है। फौरन कुमारन गीता को लेकर अपने घर आता है। वहाँ पर सुधाकर ने कुमारन के लिए एक क्लू छोड़ के जाता है कि सुधाकर ने कुमारन के फादर और विजय को कहाँ पर रखा। कुमारन गीता को लेकर उस प्लेसेस को जाने लगता है, उन प्लेसेस को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सुधाकर कुमारन के फादर को किसी जगह पर लाकर से बहुत मारने पीटने लगता है और फाइनली उसकी हाथ की नस काट के विजय के पास आता है। जब सुधाकर विजय को मारने ही वाला होता है, उस प्लेस का पावर ऑफ हो जाता है। सो विजय को एक छोटे केज में बंद करके कहने लगता है कि मैं तुमको अंधेरे में नहीं मारूंगा, दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैंने तुमको कैसे मारा, तुम दुनिया को बताओगी। ऐसा कहकर बैटरी लाने के लिए जाता है। इस तरफ कुमारन अपने फादर का पता करके जब उस प्लेस आता है, इसका फादर बहुत ही जख्मी होता है। फौरन एम्बुलेंस को बुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है और जब वापस विजय को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, तभी अपोजिट साइड से सुधाकर आता है। इन दोनों की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। सुधाकर कुमारन को देखकर वहाँ से भागने लगता है। जब कुमारन सुधाकर का पीछा करता है, सुधाकर फौरन पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर गुना से कहने लगता है कि सर देखिए, कुमारन मुझे मार रहा है और मुझसे ये कबूल करवाना चाहता है कि पट्टमपूची मैं ही हूँ और इसी तरह मुझे मारते मारते अपने फादर और विजयलक्ष्मी के बारे में पूछ रहा है। प्लीज सर मुझे बचा लो। कुमारन गुना को समझाने की कोशिश करता है, गुना नहीं समझता। सो गुना कुमारन को वहीं पर लॉक करके सुधाकर को वहाँ से भेज देता है। लेकिन गुना एक कांस्टेबल सुधाकर के पीछे लगा देता है। जब सुधाकर अपने गाड़ी के पास आता है, सुधाकर उस कांस्टेबल को देख लेता है, अपनी गाड़ी से उस कांस्टेबल को मार देता है और इत्तेफाक से उस गाड़ी में विजयलक्ष्मी की बेटी गीता होती है। दूसरी तरफ विजयलक्ष्मी सुधाकर के चंगुल से बच निकलती है। वो एक दुकान के पास आती है। वो दुकान वाला फौरन पुलिस वालों को कॉल कर गए यही बात बताता है कि सर पट्टमपूची के हाथ एक लड़की बचकर मेरे पास आई। पुलिस वाले फौरन इस इंफॉर्मेशन को सारे पुलिस स्टेशन को भेज देते हैं। दूसरी तरफ कुमारन पुलिस वालों को मार पीट के विजयलक्ष्मी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब सुधाकर ने उस कांस्टेबल को मार के उसका वॉकी टॉकी छीन लिया था। उस वॉकी टॉकी के मैसेज की मदद से सुधाकर उस दुकान जाता है जहाँ पर विजयलक्ष्मी होती है। उस दुकान वाले को मार के विजयलक्ष्मी को मार पीट कर दोबारा उसी प्लेस लाता है। लेकिन कुमारन चालाकी से सुधाकर का पता कर लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान सुधाकर उस गाड़ी को आग लगा देता है जिस गाड़ी में गीता होती है। अब फायर को देखकर कुमारन अनकॉन्शियस हो जाता है, होश में ही नहीं होता। इसकी बेटी याद आने लगती है इसको। लेकिन कुमारन फाइनली होश में आकर सुधाकर को मार ही देता है। गीता और विजयलक्ष्मी को बचा लेता है। उसके बाद कुमारन वहाँ से जाते जाते सुधाकर की लाश के पीछे उसी की पेंटिंग ड्रॉ करके बटरफ्लाई की पेंटिंग भी ड्रॉ करता है। ये देखकर मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाती है कि असली पट्टमपूची ने नकली पट्टमपूची मतलब सुधाकर को मार दिया। और इसी दौरान ट्रीटमेंट के समय कुमारन की फादर की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद सीन 3 महीनों बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर कुमारन और विजयलक्ष्मी की शादी हो चुकी होती है। एक दिन विजयलक्ष्मी पेपर में ये न्यूज़ देखती है कि जो बंदे छोटे बच्चियों का RAP किया, एक और पट्टमपूची उन बंदों को मार रहा है। विजयलक्ष्मी कुमारन से कहने लगती है कि पता नहीं ये पट्टमपूची कौन है, बुरे लोगों को मार रहा है, सोसाइटी को इंसाफ दिला रहा है। उसी रात जब कुमारन और विजय सो रहे होते हैं, विजय के बगल में कुमारन नहीं होता। कुमारन किसी कमरे में जाकर पट्टमपूची की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा होता है, मतलब बटरफ्लाई की। तब जाके विजय को ये बात पता चलती है कि नया पट्टमपूची और कोई नहीं कुमारन ही है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।